जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज का इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वह फोकस होने वाला है अकबर तथा अशोक पर। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसके कुछ व्यूज को अपन क्लियर करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि हिस्ट्री को लेकर के काफी गौर गहरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के द्वारा। जरूरी नहीं है कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है तभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, एक दृष्टिकोण की दृष्टि से भी इस प्रकार के प्रश्न पूर्व में भी पूछे जाते रहे हैं, स्टेट सर्विसेज में भी पूछे जाते रहे हैं और यहाँ पर भी पूछे जाने की भरपूर संभावना बनती है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं, ये ना केवल हिस्ट्री ऑप्शनल बल्कि सभी दृष्टियों से इंटरव्यू के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साहब जी। ठीक है, तो आज का इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वह यह है कि अकबर और अशोक या मौर्य सम्राट अशोक तथा अकबर, यदि इन दोनों में से किसी एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को आपको चुनना हो तो आप कैसे चुनेंगे। या तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है या इसी बात को किसी और भी एंगल पर पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अकबर तथा अशोक में दोनों में से कौन व्यक्ति या कौन सा सम्राट अधिक महान था, दोनों में से किसी एक को चुनना चाहेंगे तो आप कैसे चुनेंगे। और उठा करके इसी चीज को डेवलप कर ले जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण शासक रहे, महानतम शासक रहे हैं, चाहे सिकंदर रहा हो, सिकंदर महान कहा जाता है, जूलियस सीजर है, नेपोलियन बोनापार्ट के लिए कहा जाता है, बोले इन पर्सनालिटीज को भी यदि ऐड कर लिया जाए, प्लस दो पर्सनालिटीज भारत की, कौन सी, अकबर और अशोक, इनमें से यदि कहा जाए तो श्रेष्ठतम कौन है, महानतम कौन सा है और क्यों। कि महानतम तो है, बोले हाँ सभी अपनी अपनी दृष्टि से हैं, लेकिन इनमें श्रेष्ठ प्लस यह भी आपको क्लैरिफाई वहां पर करना है, बताना है कि वह क्यों। तो यह है आज का इंटरव्यू क्वेश्चन, इस प्रकार से वह डेवलप होगा। तो बेसिक क्वेश्चन क्या हो गया कि बोले साहब जी अकबर और अशोक, दो में से किसी एक को ही चुनना है। एक मूलभूत जवाब यह होता है कि बोले सर सभी महान है, दोनों ही महान है, ठीक है। पर वहां पर स्वरूप ये बनने वाला है कि आपसे यह पूछा जाएगा कि नहीं, इन दो में से किसी एक को चुनना हो आपको तो आप किसे चुनेंगे। बोले नहीं सर जी दोनों, बोले दोनों चुनने की अनुमति नहीं है, सिर्फ एक चुनना है, तो आप कैसे चुनेंगे, कैसे मानते हैं। प्लस उन दोनों में से आपको रीजन बताने कि नहीं आपने इनको चुना है तो रीजन क्यों, क्यों श्रेष्ठ आप इनको कह रहे हैं। दूसरा ये कि क्यों आप श्रेष्ठ कह रहे हैं, ठीक है। उस चीज को जस्टिफाई करना पड़ता है, लॉजिकल वे में सिद्ध करना पड़ता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होता है। और अगर वो कर दिया आपने तो डेफिनेटली आपको वहां पर प्लस में मार्क्स आप गेन करेंगे, नहीं तो कई बार आंसर अगर सही नहीं होगा, ठीक, उचित नहीं होगा, तार्किक नहीं होगा, तो वहां पर नंबर कटने की भी संभावना भरपूर होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, उसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, चल रही हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट आपको मिल रहा है। इसमें फीस वगैरह में भी काफी छूट प्रदान की गई है विद्यार्थियों को, तो देख लेना, किसी को ज्वाइन करना है अभी भी कर लीजिए बिना देर करे, क्योंकि समय काफी कम है आप लोगों के पास में। और एकदम से डेट आ जाएगी तो भगदड़ मच जाएगी और बाद में सीट्स फुल हो जाएंगी तो फिर इंटरव्यू के लिए एडमिशन नहीं दे पाएंगे, आप इस बात को जान लीजिए, ठीक है। नहीं तो बाद के लिए विचार करके रखा हो आपने, तो बाद में अगर सीट्स फुल हो जाएंगी तो नहीं दे पाएंगे। उसका रीजन ये होता है कि ये जो चीजें हैं इंडिविजुअल क्लासेस देना, ये एक बहुत ही टफ टास्क होता है। प्लस 7 मॉक्स आपसे कहे गए हैं, जैसा कि तो इंडिविजुअल क्लासेस के लिए अलग अलग एक व्यक्ति को टाइम देना, यानी कि उस क्लास में सिर्फ दो ही लोग रहेंगे, टीचर रहेंगे और वह व्यक्ति रहेगा, तो सबको नहीं दिया जा सकता। कॉमन क्लास थोड़ी है कि साहब जी 100 लोग एक साथ बैठ जाओ, 500 बैठ जाओ, नहीं। इंडिविजुअल क्लासेस का मतलब है, और वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार इनकी संख्या बढ़ जाती है किसी किसी विद्यार्थियों के साथ में, क्योंकि उसको बताना पड़ता है कि साहब जी देखिए आपके बैकग्राउंड से ये चीज निकल के आ रही है, आपके प्लस पॉइंट या माइनस है, इनको सुधारना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इंडिविजुअल क्लासेस में हो पाती है, केवल मॉक से नहीं सुधर पाता, वो समय देना पड़ता है। इसीलिए कहा कि सीट्स फुल हो जाएंगी तो फिर नहीं मिल पाएगा, इसलिए बिना देर करे। दूसरा पॉइंट, 15 दिसंबर को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है, 15 दिसंबर को सेट का गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल मिस नहीं करना साहब जी, क्योंकि अभी सामने सेट है 15 दिसंबर को और उसके बाद में भरपूर संभावना है कि आपको मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक और वैकेंसी साहब। तो सेट दीजिए, उसको क्वालिफाई करिए, तैयार रहिए अगले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। निकालिए एग्जाम, क्वालिफाई करिए साहब जी, पद उठाइए, सिंपल सी चीज है। अगर 15 दिसंबर चूक गए तो दिक्कत में जाओगे। बोले नहीं सर नेट का है उसको कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर बात है। नेट और सेट दोनों ही समतुल्य एग्जाम है, लेकिन नेट कहीं ना कहीं टफ पड़ता है। यहाँ पर आपको वेटेज मिल जाता है एमपी स्टेट इत्यादि के कारण, और पेपर का लेवल भी काफी आपके अनुकूल मिल जाता है। तो नेट तो हमेशा से रहा, इसलिए हाँ वो आगे भी रहेगा आपके पास, पर इस बार अगर सेट आप चूक गए तो अगली बार क्या, कब आएगा, कोई भरोसा नहीं उस चीज का, इसलिए मौका नहीं चूकना। सीधा सीधा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ।
आगे बढ़ जाते हैं, अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन आप सामने देख पा रहे होंगे, ये है क्वेश्चन कि इन दो में से किसी एक को चुनना है। नॉर्मली इसमें क्या होने वाला है, बोले सर जी दोनों महान होंगे, या तो ये बोल दिया जाएगा। कोई व्यक्ति कह देगा, बोले सर जी अकबर महान है। तो अकबर महान क्यों है? बोले सर उन्होंने दास प्रथा के लिए काम किया था, उन्होंने सती प्रथा के लिए काम किया था, उन्होंने दीन इलाही चलाया था, उन्होंने ये किया था वो किया था। पर क्वेश्चन ये नहीं कि उन्होंने क्या काम किया था, क्वेश्चन ये है साहब जी कि आप कह रहे हैं अकबर महान, तो अशोक से कैसे? कंपैरिजन, कंपैरेटिवली कैसे? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कल्याणकारी कार्य तो सम्राट अशोक ने भी किए थे साहब जी। ठीक है, तो कैसे आप सिद्ध कर रहे हैं? तो ये बात वहां निकल के नहीं आ रही। इसका उल्टा कोई आंसर दे दे, कोई कह देता है कि बोले नहीं सर जी अशोक, अशोक महान है। क्यों? क्योंकि अशोक सम्राट के द्वारा भी बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण किया गया। पशु चिकित्सालय, मानवों के लिए चिकित्सालय, धम्म की घोषणा, शांति, जियो जीना, तो ये सारी बातें कही जाएंगी वहां पर। तो उन्होंने भी कल्याणकारी कार्य काफी कुछ किए थे। तो बोले लेकिन यहाँ बात ये नहीं आ रही कि दोनों के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य क्या क्या है। बात ये आ रही है कि दोनों में श्रेष्ठ आप किसको मानेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से उठा करके एड ऑन कर दिया जाएगा वर्ल्ड के 3 प्रमुख नाम, आपसे 3-4 प्रमुख नाम कि बोले साहब जी ये बताइए कि सिकंदर महान, जूलियस सीजर और नेपोलियन, इन लोगों का भी विश्व इतिहास में बहुत बड़ा नाम करके कहलाता है। बोले इन टोटल 5, 3 प्लस 2 इंडियन सम्राट, 5, इनमें श्रेष्ठतम आप किसको और क्यों मानेंगे? तो क्या जवाब देंगे? सबके अपने अपने जवाब होंगे, अपना अपना लॉजिक होगा। मेरे ख्याल से क्या जवाब दिया जाना उचित होना चाहिए, सुन लीजिए इसको, किस प्रकार से आप बोलेंगे और किस प्रकार से दर्शाएंगे। सबसे पहले बात हो रही है अकबर की और अशोक के बारे में। डॉक्टर भंडारकर जी इस बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत क्लियरली बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अकबर के लिए कहते हैं कि साहब जी कि वह एक राजनीतिक व्यक्ति था और उसके द्वारा किए गए जितने भी कल्याणकारी कार्य थे या नए धर्म की स्थापना इत्यादि वगैरह जो भी उनके द्वारा किया गया, और सभी धर्मों से दोनों व्यक्तियों ने, चाहे आप हो, अच्छी अच्छी बातें ली और अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नए स्वरूप, एक नए कोड ऑफ कंडक्ट की आप लोगों के द्वारा स्थापना की गई थी। परंतु वहां भंडारकर जी बोलते हैं, इस बात को स्पष्ट करते हैं और बात बिल्कुल सही भी है कि अकबर ने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए उस चीज के लिए किया था। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इतिहास में सत्य है। जबकि अशोक की ऐसी कोई राजनीतिक आकांक्षा हमको वहां नजर नहीं आती है। ठीक, अकबर के द्वारा अपनी दुनियादारी इत्यादि चीजों को लेकर के चलने का प्रयास किया गया और उसके साथ साथ ये चीजें भी थोपने का प्रयास किया गया, परंतु अशोक सम्राट के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा ऐसा नजर नहीं आता। दूसरी बात, अकबर के द्वारा जो नीतियां प्रारंभ में अपनाई गई थी, चाहे दीन इलाही वाली बात हो, चाहे उसके पहले इबादत खाना सभी के लिए ओपन करने वाली बात हो, धार्मिक चर्चा इत्यादि वगैरह, जब आप देखते हैं 1582-83 के पश्चात में, खासकर दीन इलाही को लेकर के उस जमाने में कई संप्रदाय के लोगों के द्वारा काफी विरोध किया जाता है, विशेषकर एक विशिष्ट संप्रदाय के द्वारा। तो जब वो देखते हैं कि बहुत विरोध हो रहा है इस चीज को लेकर के, तो अकबर फिर इस पर कार्य करना बंद कर देते हैं और दीन इलाही के प्रचार प्रसार के लिए कोई भी कार्य नहीं करते, क्योंकि कंक्लूजन ये था कि साहब उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने उस चीज पर, उस दिशा में कार्य करना बंद कर दिया। बाद में आप फिर पढ़ते नहीं हो कि इबादत खाना पुनः ओपन करवाया गया है या उस पर डिबेट्स चल रही हैं, जबकि अकबर 1605 तक आप देखते हैं कि साहब जी उनके बारे में आप इतिहास में पढ़ रहे हो, परंतु वो जो चर्चाएं थी जो कि लोगों के लिए लाभदायक थी इसलिए शुरू की गई थी, उनको बंद करवा दिया गया था। इसका मतलब यह है कि अपनी राजनीतिक इच्छाओं को कहीं न कहीं हासिल करने के उद्देश्य से उन्होंने उन चीज़ों को लेकर के चला, और जहाँ राजनीतिक हितों में टकराव देखने के लिए मिला अपन को, तो कहीं न कहीं वो जो बातें थीं, उनको रुकवा दिया गया, उन कार्यों को रुकवा दिया गया। यानी पहली प्राथमिकता किसको दी गई? ठीक है? अकबर के द्वारा। तो ये अपन को देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी ओर हम बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। अशोक वाक़ई में ना केवल भारत के बल्कि संपूर्ण विश्व के सबसे महानतम सम्राट थे, महानतम व्यक्तित्व थे। क्यों? क्योंकि एक बार उन्होंने जो पॉलिसी अपना ली उसके बाद में उसको चेंज नहीं किया। चाहे उनके द्वारा धम्म की घोषणा हो या धम्म घोष की घोषणा हो, बोले साहब जी अब युद्ध नहीं होंगे। बाद में कितना ही नुकसान क्यों ना हुआ, डेफ़िनिटली हुआ भी था, बहुत कुछ विरोध भी होगा, परंतु उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन नहीं लाया साहब जी। अकबर के द्वारा जहाँ एकरो मनुष्यों के कल्याण के लिए कार्य किया गया, कुछ मामले में या कुछ बहुत ही सीमित मामलों, पशुओं के मामले में भी, परंतु अशोक के कार्य जो थे बहुत ही व्यापक थे। अकबर की जो घोषणा तथा कार्य थे वो भारतवर्ष के लिए थे, जबकि अशोक के जो कार्य थे वो ना केवल भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए थे। दैट्स व्हाई कि वो अधिक महान थे। बाकी सारे कार्य जो आप देख रहे हैं कंपैरेटिवली दोनों के लगभग एक से देखने के लिए मिलते हैं, परंतु मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए वह नहीं किया गया, बल्कि वाक़ई वो मानवता का कल्याण चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने उन निर्णयों को लागू किया था, अपनी घोषणाओं में भी उन्होंने उस चीज़ को जारी किया। आगे भी वो कार्य कैरी फॉरवर्ड होते रहे। इवन उनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए भी 84,000 स्तूप बनवाए गए, आर्थिक नुकसान भी हुआ, तब भी उन्होंने उस चीज़ को नहीं रोका। जहाँ देखा कि साहब जी नुकसान हो रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने
इस बात को तवज्जो दी कि नहीं जनता का कल्याण होगा कि नहीं होगा, भले ही कितना धन खर्च हो रहा हो। यह बात दर्शाती है कि नहीं साहब, वह एक बिल्कुल स्टेबल पर्सनैलिटी थे और उन्होंने मानवता का हित या जनता का हित पहले रखा हुआ था। इसलिए डेफ़िनेटली अशोक अधिक महान कहलाएँगे कंपैरेटिवली किनसे? अकबर से। दोनों ही तो अपनी-अपनी फ़ील्ड में महान हैं, परंतु मेरा मानना भी यही है और डॉक्टर भंडारकर जी भी यही बात बोलते हैं, "साहब जी बेस्ट कौन है?" बोले, "साहब जी अशोक होने वाले" और बहुत सारी वजह गिनाई जा सकती है उन चीज़ों की। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका यह है वहाँ पर बनने वाला है कि साहब जी अगर सिकंदर महान, जूलियस सीज़र, नेपोलियन के बारे में कहा जाए और उनकी तुलना की जाए अशोक से, तो अधिक महान कौन है विश्व में? तब भी अशोक ही आने वाले हैं। रीज़न उसका बिल्कुल सिंपल सा है। जिस समय ये तीनों व्यक्ति अपनी सफलताओं के शिखर पर थे, सर्वोच्चता पर थे, तब इनके नेचर में एक बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन देखने के लिए मिलता है और सबसे ख़ास परिवर्तन वह यह था कि मानव को मानव नहीं समझ रहे थे। इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए, वो स्वयं के हित के लिए किए गए थे। जो भी वर्चस्व रहा हो, चाहे शक्ति का उपयोग किया गया, वो स्वयं के हित के लिए, स्वयं के भोग-विलास इत्यादि चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। चाहे वो जूलियस सीज़र हो, चाहे नेपोलियन हो, चाहे अपने भाई-बंधों को पदों पर दिए जाना हो, चाहे अन्य बातें हों। इवन सिकंदर का खुद का नैतिक चरित्र भी अपन देखें कि वो किस प्रकार से हत्याएँ करता था। वहीं दूसरी ओर कंपैरेटिवली देखें कि मौर्य सम्राट अशोक अपनी सफलताओं के सर्वोच्च शिखर पर थे। वे भी चाहते तो विश्व विजय पर निकल सकते थे, भारत में संपूर्ण विजय वो कर ही चुके थे। इतना बड़ा क्षेत्र था उनके अधीन में, भारत का जितना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर के अधीन में भी नहीं आने वाला। आसानी से वो उस रास्ते पर निकल सकते थे और अपना नाम रोशन करने का प्रयास उस दिशा में कर सकते थे। परंतु उसके स्थान पर उन्होंने किस चीज़ को चुना? मानवता के हित को चुना, जनता के कल्याण को चुना। अपनी जो पॉलिसी बनाई, वो उसका आधार ही ये था कि साहब जी खुद भी जियो और दुनिया को भी जीने दो, यानी कि मानवता का कल्याण। जो धम्म घोष की घोषणा थी, वह केवल भारतीयों मात्र के लिए नहीं थी, बल्कि विदेशी राज्यों के लिए भी हम पढ़ते हैं। तो जिस समय सत्ता का नशा, शक्ति का नशा बाकी सब लोगों पर चढ़ गया था, अशोक पर हमें देखने के लिए नहीं मिलता। इसलिए डेफ़िनेटली अशोक ना केवल भारतीय सम्राटों में, सुल्तानों में सर्वश्रेष्ठ थे, बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में जितने भी सम्राट आप उठाएँगे, उसमें वो सर्वश्रेष्ठ थे। ना केवल राजनीतिक मामलों में, ना केवल सैन्य विजयों के मामले में, बल्कि कल्याणकारी कार्यों में भी और अपनी पॉलिसीज़ इत्यादि को लेकर के। तो सम्राट तो बहुत सारे महान हुए हैं, परंतु यदि उसमें भी सर्वोच्चता के शिखर की बात की जाएगी, तो उस पर निश्चित रूप से सबसे पहला नाम किसका आना चाहिए? मौर्य सम्राट अशोक का आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए? उसके कुछ खास पॉइंट्स बस मैंने आपको यहाँ पर गिनाए हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर थोड़ी-सा अध्ययन करिएगा और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पुट अप करना चाहिए था। ठीक है? तो ये 2-3 क्वेश्चनों को एक साथ मर्ज कर दिया अपन ने यहाँ पर, चाहे अकबर के साथ में हो, चाहे विश्व के सुल्तानों या सम्राटों के बारे में हो, उनको ऐड कर दिया। वहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा और उस स्पेसिफिक चीज़ पर ही आपको बात करनी होगी। ठीक है? तो आसान रहेगा कंपैरेटिवली। तो ये जो कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिन पर हमको ज़रूर विचार करना चाहिए और पूछे जाएँगे आपसे। और आपसे इसलिए बस नहीं पूछे जा रहे क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल है, बल्कि सामान्य ज्ञान में पूछे जाएँगे आपसे। क्योंकि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मौर्य सम्राट अशोक हों चाहे अकबर हों, उनका क्षेत्र यहाँ पर आया करता था या मध्य प्रदेश उनके अंडर में आया करता था, उनके साम्राज्य में आता था और उनकी बहुत सारी विरासतें हमको यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए डेफ़िनिटली उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ओवरऑल दोनों ही महान हैं, परंतु बात यहाँ पर क्या निकल कर आई थी कि बोले साहब उनमें श्रेष्ठतम या सर्वोच्च पायदान या सर्वोच्च शिखर पर किसको? तो वहाँ पर निश्चित रूप से किन्हें चुनना चाहिए? अशोक को चुनना चाहिए और उसका लॉजिक क्या है आपका? वो उनमें से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। ठीक है? मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। इंटरव्यू वाला जो मैंने आपसे बैच कहा हुआ है, प्लस ये जो सेट वाली बात कही है, यूजीसी नेट और सेट इंटीग्रेटेड अप्रोच, इसको मिस मत करिए, साथ में लेकर के चलिए। जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है, पूरी-पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएँगी, ज़बरदस्त उस पर डिस्काउंट है। अभी भी आप चाहें तो उसको कर सकते हो और बहुत हेल्पफुल होगा वो बैच आपको। चाहे पेपर 1 का हो, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल का हो, एक बार उस प्रकार से आपने तैयार कर लिया, तो सेट का एग्ज़ाम भी क्वालीफाई होगा और आपका नेट का भी एग्ज़ाम क्वालीफाई होना सुनिश्चित है। दोनों ही जगह पर काम आएगा, इसलिए क्या कहा उसको अपन ने इंटीग्रेटेड अप्रोच करके कहा हुआ है। ठीक है? तो जो भी जॉइन करना चाहते हैं, विदिन अ टाइम दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, क्योंकि बाद में देर हो जाएगी तो फिर दिक्कत में आ जाएँगे, क्योंकि समय की भरपाई फिर कहीं से भी नहीं हो पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।